हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है? पियर्सन के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या इस फिगर में बताया गया है कि ए बी एफ ई क्या है? ए बी एंड एफ ई आर इंटरसेक्टेड बाय सी डी। दिस इज इंटरसेक्टेड बाय सी डी। ओके, अगर इंटरसेक्टेड है, अगर हम ये कहते हैं, देखिए ज्योमेट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमको देखने में क्या लगता है, मुझे क्या समझ में आता है, इससे कोई मैटर नहीं है। उसके बारे में हमारे पास क्या जानकारी है, उससे मुझे मतलब है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे एक कह सकते हैं कि एक जज के सामने जो मुजरिम है उसके सामने वह दिखने में कितना स्मार्ट है, सूट पैंट पहना हुआ है, जेंटलमैन, सो कॉल्ड जेंटलमैन। जेंटलमैन यानी कि अच्छा व्यक्ति होता है। अच्छा व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है, सूट पहना हो या फिर ना पहना हो। तो कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति दिखने में अच्छा है, इस वजह से उसको छोड़ दिया जाए कि ये व्यक्ति गलती नहीं कर सकता है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत होगी। और वैसे व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो दिखने में अच्छे नहीं हैं, तो इस तरीके से उसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमको दिखने में कैसा लगता है उससे नो मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है। वह उसके पास क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम विशेष रूप से यहाँ पे, जब तक जानकारी नहीं है तब तक हम कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। तो ए बी और एफ ई यहाँ पे पैरेलल नहीं है। क्या कह रहा है कि ए बी इज इंटरसेक्टेड बाई अ लाइन सी डी, ठीक है, अ ट्रांसवर्सल, यानी कि किसी लाइन के द्वारा इंटरसेक्टेड है। तो यह दो लाइन किसी लाइन के द्वारा इंटरसेक्टेड है, यह दोनों पैरेलल है, इसकी गारंटी ये नहीं है। ठीक है, अब मुझे यही बताना है कि ए बी एफ ई के पैरेलल होगा। अगर ऐसा दिया हुआ है तो होगा कि नहीं ये मुझे बताना है, ये ट्रू है कि फॉल्स, इसको बताना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई अगर दो लाइन पैरेलल हो, अगर दो लाइन पैरेलल हो, एल एंड एम आर दो लाइन है जो कि पैरेलल है और एन क्या ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर पैरेलल है तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, यानी कि ये इसके इक्वल होगा। नहीं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। उसी तरीके से इधर वाला भी इक्वल होगा। या तो क्या हो जाए, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, नहीं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, और नहीं तो क्या होगा कि इंटीरियर कंजिक्यूटिव। जैसे यह दोनों एंगल क्या हो गया, इंटीरियर कंजिक्यूटिव हो गया, दोनों का सम क्या होगा 180 अगर हो जाएगा तो भी कहेंगे कि क्या है, एल और एम क्या है, पैरेलल है। इसके कन्वर्स में उल्टा अगर अपोजिट बात करें तो इसके उल्टा पैरेलल है तो ये सारी चीज़ें हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा, इंटीरियर कंजिक्यूटिव का सम 180 हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके उल्टा अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए तो भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इंटीरियर कंजिक्यूटिव का सम 180 हो जाए तो भी पैरेलल हो जाएगा, है ना, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो भी पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस पूरे एंगल में और इधर के पूरे एंगल में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। इस पूरे एंगल में और इस पूरे एंगल में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, इक्वल है कि नहीं है इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, तो हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारे पास जो दिया हुआ है हम उसी के बारे में सिर्फ अभी डिस्कशन करेंगे। तो बी जे के एंड ई एच एल ये दोनों इक्वल है, तो क्या पैरेलल होने के लिए इतना ही ज़रूरी है? देखिए, आप एक बात गौर से देखिए, अगर इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, इधर की तरफ ये आगे बढ़ाया जाए, तो आप देखेंगे कि जी के और एच एल की हम बात करें कि ये पैरेलल होगा कि नहीं, तो इसके बारे में शायद जानकारी मिल जा सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ भी इक्वल ये नहीं है। इसके लिए अगर यह ट्रांसवर्सल मान भी ले तो ये ऊपर वाले के इक्वल होगा, तभी हम जी के और एच एल पैरेलल कहने के बारे में सोच भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो उसके बारे में डिस्कशन ही नहीं है कि हम जी के एच एल के पैरेलल है कि नहीं है। मुझे बताना ये है कि ए बी एफ ई के पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए तो अगर यह पूरा एंगल इक्वल हो जाता तो हम तो डेफिनेटली कह देते कि ए बी एफ ई के पैरेलल है। लेकिन ये सिर्फ ये नीचे वाला पोर्शन ही सिर्फ नीचे वाले पोर्शन के इक्वल है, ये ऊपर वाला पोर्शन ये इसके इक्वल है कि नहीं ये मुझे जानकारी नहीं है। अब आप ये शब्द दिखने में आधा लग रहा है, इसलिए आप कह दीजिए कि
इसका आधा इसके आधे के बराबर है तो बाकी बचा हुआ भी बाकी बचे के बराबर हो ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि आप ऐसा नहीं कह सकते, यहाँ पे कोई कोई बातें ऐसी नहीं कही गई है कि इस एंगल का आधा ये है और इस एंगल का आधा ये है। अगर ऐसा होता कि इस पूरे एंगल का आधा पूरे एंगल के आधा आधा के बराबर है तो दुगुना दुगुने यानी कि पूरा पूरे के भी बराबर हो जाएगा, है ना। यानी कि हम लोगों ने एक्सिम्स भी पढ़ा है 9th क्लास में, डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर अगर x y के बराबर है तो हाफ x का आधा भी y के आधे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी का उल्टा करें तो अगर कोई चीज़ें बराबर है तो इसका दुगुना भी क्या हो जाएगा, इसका दुगुना भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, कट जाएगा कट जाएगा, तो यानी कि ये वाला आ गया। यानी कि हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर और डबल ऑफ द सेम थिंग, डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो अगर इस पूरे का आधा अगर होता, इस पूरे BJC और BJC का आधा होता ये एंगल और EHG का आधा होता ये एंगल, तो आधा आधा के बराबर है तो पूरा भी पूरे के बराबर हो जाता। लेकिन ऐसा दिया हुआ है नहीं, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है तो पूरा भी आपस में बराबर हो जाएगा, और पूरा जब बराबर हो जाएगा तो कहेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो पैरेलल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वाला एंगल क्या है, इस एंगल के बराबर नहीं है। अगर होता तो यह पूरा का पूरा इस पूरे के बराबर हो जाता, तो कहते कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो पैरेलल हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट यूज किया हुआ है कि AB के पैरेलल है, ये गलत है। अगर ये इसको इक्वल हो जाता तो कहते कि वो पैरेलल है, यानी कि अभी हमारा आंसर क्या सही है, फॉल्स। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, AB के पैरेलल नहीं है। वह सिर्फ दो लाइन ही है जिसको एक ट्रांसवर्सल लाइन CD काट रही है, बस इतना ही सच्चाई है। AB के पैरेलल है, ये बातें गलत है, राइट। ये कह रहा है कि AB के पैरेलल है और इसका ये तो गलत है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, इस फिगर में जैसा कि बताया भी गया है कि यहाँ पे L और ये M है, ये लाइन क्या है, L है और ये M है। हम जानते हैं कि किसी भी लाइन को दो कैपिटल लेटर से या फिर एक स्मॉल लेटर से डिनोट किया जा सकता है। तो ये लाइन क्या है, L है और यह M है, तो L M के पैरेलल है, राइट। और क्या है, L1 M1 के पैरेलल है, यह दोनों भी आपस में पैरेलल है। और यह P है और यह Q है, P और Q क्या है, यह दोनों भी क्या है, आपस में पैरेलल है। और जैसा कि दिया हुआ है कि एंगल 1 या 90 डिग्री है, यह एंगल 2 130 डिग्री है, राइट। यह एंगल 3 70 डिग्री है और एंगल 4 ये क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो चलिए एक दूसरे से रिलेट करते हैं। पहले इस फोटो में ऐसा कोई नोमेनक्लेचर है नहीं, वैसे फिलहाल तो इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। जैसे इस एंगल के बारे में अगर बात करें, इसको बस यहाँ पहुँचा देना है। तो यह दोनों अगर आपस में पैरेलल है, एक छोटा सा क्लू दे करके आपको बताते हैं। एगो पॉइंट ए ले लेते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं हम कि यह दोनों पैरेलल है। यह दोनों क्या है, P एंड Q क्या है, P एंड Q पैरेलल है, राइट। P एंड Q पैरेलल है एंड PQ पैरेलल हो गया और L1 ट्रांसवर्सल हो गया। इसके लिए यह दोनों पैरेलल, अगर यह दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो उसके लिए L1 क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। और L1 क्या है, ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा, ये एंगल 2 है तो यह भी एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसा ही समझिए, क्योंकि इसमें विशेष अगर ऐसा नाम देना पड़ेगा नहीं वैसे में, तो ठीक है। तो ये एंगल 2 है, अगर ये एंगल 2 है तो यह दोनों भी क्या है, आपस में पैरेलल है ये, तो उसके लिए P क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। जब यह दोनों आपस में पैरेलल है तो उसके लिए P क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। जब यह दोनों आपस में पैरेलल था, कैसे, देखिए, जब यह दोनों आपस में पैरेलल था तो ये ट्रांसवर्सल था, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। और जब यह दोनों पैरेलल है, सॉरी, यह दोनों जब पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो यह करस्पॉन्डिंग हो गया, ठीक है। अब क्या है कि इसके बराबर ये हो जाएगा क्योंकि यह वर्टिकली अपोजिट है, समझ गए।
यानी कि यह एंगल पता चल गया हमको कितना 130 डिग्री। ओके, अब दूसरा इसके बारे में समझते हैं। यहाँ भी क्या है, यह दोनों आपस में पैरेलल है, यह दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है, यह दोनों आपस में पैरेलल है, तो क्या होगा, यह एंगल 1 है तो यह भी एंगल 1 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग से, और ये इसके वर्टिकली अपोजिट है तो ये एंगल 1, और यह भी मुझे मालूम है कितना 90 डिग्री। दिखने में कैसा लग रहा है फोटो, वैसे आप कहिएगा कि यहाँ भी 90 के जैसा लग रहा है, यहाँ भी 90 के जैसा लग रहा है, तो दिखने में कैसा लगता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है फिलहाल। अब इसके बारे में बात करें तो यह दोनों भी आपस में क्या, एल और एम, यह भी आपस में पैरेलल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हुआ, तो ये भी हो जाएगा एंगल 3, ये एंगल 3, तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये एंगल 3 हो गया, और ये एंगल भी मुझे मालूम है 70 डिग्री। तो आप बताइए, ये एंगल 4 है तो यह भी एंगल 4 हो जाएगा। तो आप बताइए एंगल 4 पता चलेगा कि नहीं चलेगा। स्वाभाविक है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल का, चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। एंगल 1 पता है कितना, 90 डिग्री, डेफिनेटली ये ऑफकोर्स 90 डिग्री है, 130 डिग्री है एंगल 2 का वैल्यू, और एंगल 3 का वैल्यू 70 डिग्री है, ठीक है, प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, 130 और 70 200, और 200 और 90 290, प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री, और एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। 90 पे 10 जोड़ेंगे तो 300 होगा, 300 में 60 जोड़ेंगे तो 360 होगा, यानी कि कुल मिलाकर के 70 होगा, इसलिए एंगल 4 इज इक्वल टू हो गया 70 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम क्या है कि क्वेश्चन में क्या डाटा दिया हुआ है ये मुझे जानकारी होनी चाहिए। तो गिवन फिगर, हाँ, एक लाइन लिखा हुआ, एक 3 वर्ड लिखा हुआ, नॉट टू स्केल, इसका क्या मतलब है, नॉट टू स्केल यानी कि जो कह रहा है उसको मान लीजिए, उसको मेजर करने के चक्कर में मत लगिए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है पैरेलल, यानी कि नॉट टू स्केल यानी कि हम जो कह रहे हैं उसको मान लीजिए, आप इसको मेजर करने मत लग जाइए, क्योंकि हो भी सकता है पैरेलल, नहीं भी हो सकता है, लेकिन नॉट टू स्केल मीनिंग यही हुआ इसका, ठीक है। अब कह रहा है कि ए बी पैरेलल डी ई है, ए बी पैरेलल डी ई है, ठीक है, और कुछ एंगल्स इसमें भी दिए हुए हैं, जैसे ई जी एफ दिया हुआ, ई जी एफ यह एंगल दिया हुआ है, ठीक है, यह एंगल कितना है, 100 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद ई सी एफ है, ई सी एफ, ई सी एफ यह कितना है, 40 डिग्री है, ठीक है। आपको क्या करना है, ए बी सी फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, जी एफ डी, और ये एंगल भी फाइंड करना है, ई जी डी एफ, जी डी एफ, हाँ, ये दोनों एंगल फाइंड करना है। इसमें अगर हम बात करें तो 2 थ्योरम लगने वाला है। क्या, पहला थ्योरम क्या लगेगा कि 2 लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, ये बात है, ये पहला थ्योरम लगेगा। दूसरा थ्योरम, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वह इंटीरियर अपोजिट के, वो क्या होता है, इंटीरियर अपोजिट के समेशन के बराबर होता है, ये बात भी हम इसमें यूज करेंगे। तो चलिए बारी बारी से इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो पहली बात, हमको दिया हुआ है ए बी पैरेलल डी, इसको लिख लेते हैं, ए बी पैरेलल डी ई। तो ए बी पैरेलल डी है तो ट्रांसवर्सल तो बी डी ही होगा, ठीक है, बी डी कह लीजिए चाहे बी सी भी कह सकते हैं, एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। चलिए, तो यह दोनों पैरेलल है और बी सी, ए बी डी ई पैरेलल है और बी सी ट्रांसवर्सल है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यह दोनों एंगल कैसा एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, यानी कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ,
ठीक है। तो अगर हमको EDF कहिए या फिर इसका दूसरा नाम दे सकते हैं आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा GDF, क्योंकि वहाँ यूज किया हुआ है। GDF ये दोनों क्या होगा, इस इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इस बात को याद रखिए। और दूसरी बात कि यह भी इसके इक्वल होगा। दूसरा सिमिलरली क्या है, EC पैरेलल GF है, दिया हुआ भी है EC पैरेलल GF है, एंड EC पैरेलल GF है, तो उसके लिए ट्रांसवर्सल तो यही हो गया, BC ही हो गया। हम पूरा CF भी लिख सकते हैं और CD भी लिख सकते हैं, पूरा BC भी लिख सकते हैं, तो हम BC ही लिखते हैं। BC क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एंगल ECF। हाँ, हमने क्या इस्तेमाल किया है, एंगल ECF वर्ड, हाँ ECF वर्ड ही इस्तेमाल किया है। तो एंगल ECF इज इक्वल टू GFD इस्तेमाल किया है। हाँ, एंगल GFD इज इक्वल टू 40 डिग्री होगा, क्योंकि हमको ECF पता है। ECF GFD के बराबर, ECF GFD के बराबर है, GFD के बराबर है। ठीक है, यह दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, और ECF का वैल्यू 40 पता, तो यह भी 40 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 40 लिख भी सकते हैं। चलिए 40 हमने लिख दिया। ठीक है, ये क्यों इक्वल हुआ, यह भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। दो बातें तो स्पष्ट हो गई होगी। ओके, डेफिनेटली। अब चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है। अब दो बातें तो हो गई, और एक बात और बची हुई है, जो कि एक्सटीरियर एंगल वाली बातें हैं। ठीक है, वो क्या है कि इन एनी ट्रायंगल क्या है वो, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अभी अभी हमने बात भी किया था, तो थोड़ा गौर से देखिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा इस फोटो को बाहर निकाल के आपको बता रहे हैं। ये जो फोटो है इस तरीके का है, ये फोटो, ये आपका 100 है। ठीक है, ये 40 है, और ये एक एंगल है, इसका नाम E है, EGD एंड F। ठीक है, ये हमारे पास है। तो ये एंगल क्या होगा, इस दोनों के सम के बराबर होगा डेफिनेटली। ओके, क्या होगा, अब इस फोटो को नहीं बनाएंगे, बनाते इसमें क्वेश्चन हम समझाने के लिए इसको बस बना दिए हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल EGF इज इक्वल टू एंगल GDF प्लस GFD, दैट इज 100 डिग्री इज इक्वल टू GDF प्लस 40 डिग्री। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल GDF का वैल्यू कितना होगा, 100 में से 40 जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और GDF ABC के बराबर है, तो GDF निकल गया, और तो ABC भी निकल गया। देयरफॉर इसको आप चाहे तो इसको 1 सब कर सकते थे, फ्रॉम 1 एंगल ABC इज इक्वल टू ऑल्सो 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, 60 डिग्री निकल गया, तो यह भी क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। यानी कि जो एंगल मुझे चाहिए थे वो सारे के सारे एंगल निकल गए। ठीक है,
हमारे पास बच्चों चौथा क्वेश्चन है, वो क्या है कि विच ऑफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? देखिए, किसी भी लेटर को, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को किसी एक ही तरफ से उसको फोल्ड किया जा सके, एक ही तरीके से उसको फोल्ड कर सके ताकि वो एक दूसरे को ढक ले, ठीक है, तो उसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। अगर दो लाइन के द्वारा उसको अगर मोड़ा जा सकता है और एक दूसरे को ढक लेगा दोनों पोर्शन, तो इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। वही यहाँ चेक करके देखते हैं। अगर ए के बारे में सोचें हम, तो अगर हम इसको ऐसे बीच से ऐसे ऐसे काट दें, इसको मोड़े एक दूसरे पे, तो ये एक दूसरे को नहीं ढकेगा, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से अगर ए को हम क्या करें, इसे बीच से काट दें, ठीक है, और तब इधर के पोर्शन को उधर पलट दे, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को ढक लेगा। तो इसमें क्या है, इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। उसी तरीके से बी में, हमने ठीक से इसको लिखा नहीं है, बी में क्या होगा, उसी तरीके से अगर आप इस तरीके से बीच से काट देंगे और इसको अगर पलटेंगे, आधा मोड़ेंगे, इसको मोड़ेंगे, जहाँ से लाइन खींचा है उसको मोड़ेंगे, तो एक दूसरे को नहीं ढकेगा। लेकिन आप क्या इस तरीके से काट दीजिए, ठीक है, इसको मोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को ढक लेगा। हमने फोटो बनाया अपने हाथ से, इसलिए कंप्लीट गोल नहीं है, इसलिए एक दूसरे को नहीं ढक पा रहा है। तो इसी तरीके से क्या है, ए में भी वैसा ही होगा, ये भी वन लाइन होगा, इसमें भी वन लाइन होगा, इसमें भी क्या, इधर से काटेंगे बीच से तो दिक्कत हो जाएगी, एक दूसरे को नहीं ढकेगा। अगर इसको हम इस तरीके से काट दें तो एक दूसरे को क्या होगा, ढक लेगा। यह भी वन लाइन है, इसमें भी क्या है, उसी तरीके से है, इसको इस तरीके से काटेंगे, डी को भी तो ढक लेगा, ई को भी उसी तरीके से काटेंगे, ठीक है, इसको इस तरीके से काटेंगे तो एक दूसरे को ढक लेगा, ठीक है। तो इसमें भी होगा वन लाइन, इसमें भी वन लाइन होगा, इसमें वन लाइन नहीं होगा, इसमें वन लाइन क्या, टू लाइन कुछ नहीं होगा, इसमें सिमेट्री होगा ही नहीं, इसका भी नहीं होगा। और एच का भी सिमेट्री हो सकता है, अगर बीच से काट दें हम इसको, इसमें वन लाइन ही नहीं टू लाइन सिमेट्री होगा। इसमें पूछ रहा है सिर्फ ओनली वन, लेकिन इसमें तो टू लाइन हो जाएगा। टू लाइन कैसे होगा, अब इसको इस तरीके से बीच से भी काट दीजिएगा तो भी एक दूसरे को ढक लेगा, है ना, आप ये समझ के चलिए इक्वल है। और इसको अगर हम इस तरीके से है, ठीक है, अगर हम ऐसे ऐसे भी काट दे लाइन पे होके, इस तरीके से काट दे, इसको भी मोड़ेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को ढक लेगा। तो इसमें टू लाइन सिमेट्री है। इसमें क्या है, इसमें भी टू लाइन है, इसको भी बीच से भी काट सकते हैं और मोड़ सकते हैं, और पैरेलल हॉरिजॉन्टल भी काट के मोड़ सकते हैं। इसमें नहीं होगा। इसमें भी क्या कर सकते हैं, अगर हम बीच से काट दे केक को इस तरीके से, इस तरीके से अगर काट दे तो इसको भी हम मोड़ेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को ढक लेगा। इसमें क्या हो गया, वन लाइन सिमेट्री इसमें भी हो गया, ठीक है। अब बात करें हम आगे, एल में बात करें तो एल में हम नहीं करते, इसमें एक भी लाइन ऑफ वन, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होगा ही नहीं। अगर वर्टिकल अगर काटते हैं तो भी नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल काटते हैं तो भी नहीं होगा। एम में, हाँ, एम में ऐसा हो सकता है। कैसे, देखिए, इसको थोड़ा सा किताब में देखिएगा सीधा रहता है, हम इसको सीधा नहीं यहाँ से लिख पा रहे हैं, इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो उसको अगर बीच से इस तरीके से काटिएगा और तब इसको फोल्ड कीजिएगा तो क्या होगा, एक दूसरे को ढक लेगा, ठीक है। तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री तो है, लेकिन इसको आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरीके से इसको बीच से ऐसे काट दीजिएगा तब इसको मोड़िएगा, ठीक है, तो एक दूसरे को ढकेगा। इसको काट के ऐसे मोड़ेंगे हम, इसको नीचे से लेकर ऊपर मोड़ेंगे तो ढकेगा एक दूसरे को नहीं। तो इसमें भी क्या है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी हो जाएगा। एन में तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि इसको हम ढके, इसको अगर काटेंगे तो वह नहीं ढकेगा। हम इसको हॉरिजॉन्टल भी काटेंगे तो भी नहीं होगा, ठीक है, इसको इस तरह से काट लेंगे तो भी नहीं होगा, नहीं होगा इसका, इसे मोड़ेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। आप वैसे चेक कर सकते हैं पेज पे लिख करके, पेज पे लिख दीजिए, उसको फाड़ दीजिए एकदम इक्वल साइज में, उसको काट के मोड़ के देखिए, नहीं होगा। तो इसमें भी नहीं होगा। ओ में बात करें तो इसमें तो टू लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, वर्टिकल भी होगा, हॉरिजॉन्टल भी होगा। ओ को क्या, इधर से भी काट दीजिए तो भी होगा, इधर से भी काट दीजिए, इधर से भी मोड़ सकते हैं, इधर से भी मोड़ सकते हैं, तो इसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया।
ठीक है। तो अगर P की बात करें तो इसमें है ही नहीं, Q में भी नहीं है, R में भी नहीं है, S में भी नहीं होगा, T में फिर हो सकता है। तो T में तो टू लाइन वन लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें भी होगा। कैसे देखिए, T को, इसको आप हॉरिजॉन्टल नहीं काट सकते हैं, अगर आप वर्टिकल काटेंगे, जैसे इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखिए कैसे इसको बनाया जा सकता है। जैसे कि ये है, इस तरीके से है, पेंटेड है, ठीक है। अब इसको काटिएगा बीच से, तब इसको मोड़िएगा तो क्या होगा, ये एक दूसरे को ढक लेगा। इसको मोड़िएगा तो इसमें भी क्या, वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी है। अगर यू में बात करें तो यू में भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि इसको क्या है, बीच से काटा जा सकता है इस तरीके से। इसको हॉरिजॉन्टल तो नहीं काट सकते, लेकिन हाँ वर्टिकल क्या है, इसको काट सकते हैं, इसको मोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें भी होगा, भी में भी होगा, भी में भी क्या कर सकते हैं इसी तरीके से। इसमें हॉरिजॉन्टल तो नहीं काट सकते, लेकिन वर्टिकल क्या है, काट सकते हैं। इसको भी मोड़ेंगे तो यह भी ढक लेगा। डब्लू की अगर बात करें तो डब्लू में भी होगा। डब्लू दरअसल ऐसे लिखा जाता है, इसको भी बीच से काट के मोड़ेंगे तो यह भी इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। अगर आप चाहिएगा ऐसा करना, इस तरीके से काटना चाहिएगा तब मोड़िएगा, तो फिर इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, एम की तरह इसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसमें भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, डब्लू में भी, ठीक है। अगर हम एक्स में बात करें तो एक्स में क्या होगा, वाई में तो होगा ही नहीं, जेड में भी नहीं होगा, एक्स में संभावना है हो जाने की। देखते हैं चेक करके, इसमें भी कहाँ बनाए अब, चलिए यहाँ बना के देखते हैं। एक्स, इसमें आप इधर से भी काट सकते हैं और इधर से भी काट सकते हैं, वर्टिकल और वर्टिकल और वर्टिकल दोनों काट सकते हैं। इसमें तो टू लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, इसमें तो पूछ रहा है सिर्फ वन लाइन ऑफ, ओनली वन कह रहा है, वन नहीं ओनली वन, यानी कि सिर्फ एक ही होना चाहिए, यानी कि एक्स में तो दो है। तो कुल मिलाकर के क्या हो गया, ए बी सी डी ई एम टी यू वी डब्ल्यू, ये सब क्या इस समय क्या है, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। ओके, वाई में थोड़े से देख करके चेक कर सकते हैं, वाई में थोड़ा सा, इसमें कैसे, दरअसल कैपिटल लेटर में, अल्फ़ाबेट में तो ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये इस तरीके से रहता है। लोगों ने ऐसा इस्तेमाल करना शुरू किया, इसलिए हमने गलती से ऐसा लिख दिया था, ठीक है, लेकिन दरअसल ऐसा लिखा जाता है। तो इसको भी क्या है, वाई को भी क्या है, बीच से तो काटा जा ही सकता है, ये तो लिखने के तरीका की वजह से नहीं हमको पता चल पाया था, ठीक है। दरअसल इस तरीके से वाई लिखा रहता है ना। तो इसमें भी क्या होगा, वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। इसको भी आप टी की तरह समझ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको भी आप बीच से काटेंगे, ठीक है, और इसको भी आप मोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। इसको बीच से काटेंगे तो इसमें सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो ये भी वाई, ये भी इसमें काउंट हो गया, वाई भी होगा इसमें शामिल होगा, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री में, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है दरअसल। ये क्या है कि द एंगल व्हिच सप्लीमेंट इज 3 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। कोई एंगल है जिसका सप्लीमेंट जो है उसी एंगल के कंप्लीमेंट से 3 गुना है। तो सबसे पहले बात क्या है कि सप्लीमेंट और कंप्लीमेंट को समझ ले कि क्या होता है ये। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसको एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहते हैं। जैसे 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो दोनों का सम क्या है,
180 डिग्री है तो यह दोनों एंगल क्या होगा, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होगा। क्या होगा, ये एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल हो गया कि 80 का सप्लीमेंट्री 100 होगा और 100 का सप्लीमेंट्री 80 होगा। ठीक है, अब हमको कहें फाइंड करने के लिए, फाइंड सप्लीमेंट्री ऑफ 80। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री, तो क्या होगा, सप्लीमेंट्री ऑफ 80 डिग्री कितना होगा, 100 होगा। तो 100 आएगा कैसे, तो 180 में से 80 को घटा लेंगे तो 100 इसका सप्लीमेंट्री आ गया। यानी कि जिस एंगल का सप्लीमेंट्री निकालना चाहते हैं उसको 180 में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर दो एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री है, तो उसको एक दूसरे का क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ भी किसी एंगल का अगर कम्प्लीमेंट्री निकालना हो, ठीक है, अगर कहता कम्प्लीमेंट्री ऑफ 40 डिग्री तो क्या करते उसको 90 में से 40 को घटाते और जो आता वही उसका कम्प्लीमेंट्री हो जाता। ठीक है, तो अगर किसी एंगल का सप्लीमेंट्री निकालना हो तो उस एंगल को 180 में से घटाते हैं। ठीक है, अगर किसी एंगल का सप्लीमेंट्री निकालना हो तो 180 में से घटाते हैं और कम्प्लीमेंट्री निकालना हो तो 90 में से घटाते हैं, जो आता है वही उस एंगल का कम्प्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है, किसी एंगल के सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री में रिलेशन की बात है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वो एंगल है क्या। तो जनरली जब हमको क्वेश्चन में ये नहीं पता होता है कि एंगल क्या है तो हम क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं, एक्स वाई एम एन जो भी मानना हो आपको आप मान सकते हैं। तो हमको एक्स बहुत प्यारा है इसलिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मान लेते हैं लेट्स एक्स बी द एंगल, एक्स क्या है, एंगल है। ठीक है, तो इट्स सप्लीमेंट कितना होगा, सप्लीमेंट एंगल के सप्लीमेंट इज इक्वल टू कितना होगा, 180 में से एक्स को घटाएंगे तो यही इसका सप्लीमेंट हो गया। इट्स कम्प्लीमेंट कितना होगा, कम्प्लीमेंट इसी एंगल का सप्लीमेंट और इसी एंगल का कम्प्लीमेंट, तो इसका सप्लीमेंट निकालने के लिए 180 में से इसको घटाएं, इसी का कम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमको 90 में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट एंगल जो है, इट्स सप्लीमेंट क्या है, इट्स सप्लीमेंट इज 3 टाइम्स इट्स complement, that is 180 degree minus x, that is 180 degree minus x is equal to 90 minus x, इसका 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो 3 इंटू 90 माइनस एक्स, इसको सोल्व कीजिए तो 180 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू 270 डिग्री माइनस 3x, और इसको इधर लाते हैं, माइनस एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 270 माइनस 180। ओके, और माइनस एक्स प्लस 3x 2x हो जाएगा। ठीक है, और 270 में से 180 घटाएंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री बाई 2, दैट इज x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, ठीक है, अब देखिए इसके आगे की बातों को समझते हैं। तो ये था, इस तरीके से हमारा एक्स का वैल्यू निकला। थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। तो
इसका सप्लीमेंट कितना होगा, 180 में से घटाएंगे तो कितना होगा 135, और इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 180 में से घटाया तो यह सप्लीमेंट हो गया, ठीक है, और 90 में से घटाए तो 45 घटाए तो यह कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसका यह 3 गुना है, ये क्वेश्चन में कह रहा था। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 5 या 15 का 5, 1 हो गया कैरी, 3 4 या 12, 130, यानी कि हमारा सही है बात। यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया, एक्स का वैल्यू यानी कि एंगल निकालना था तो क्या हो गया ये 45 डिग्री। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले एपिसोड में। थैंक यू।